सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 31 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 को जीता है? तो आंसर होगा एमेरिट्स विल्फ्रेड बुटसर्ट ने। तो अभी प्रोफेसर एमेरिट्स विल्फ्रेड बुटसर्ट को स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 का विजेता चुना गया है। उन्हें पर्यावरणीय वाष्पीकरण की मात्रा निर्धारित करने के लिए उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए ये सम्मान मिला है। वे अमेरिका के कार्नेल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग एमेरिट्स में प्रोफेसर हैं। और आपको बता दूं, ये स्टॉकहोम जल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है। इसे नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत होती है 1991 में और देता कौन है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। बाकी ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फ्रांसिस केरे प्रिट्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी बने। डेनिस पार्नेल सुलिवन अमेरिकी गणितज्ञ हैं, अभी उन्हें एबेल पुरस्कार 2022 मिला था। और गिलबर्ट होंगबो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बनने वाले पहले अफ्रीकी बने थे ये। तो ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा श्याम प्रसाद ने। और अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है जिसका नाम है पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया। किसने लिखा? के श्याम प्रसाद ने। ये जो बुक है ये आंध्र प्रदेश के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, स्वर्गीय श्री सोमपल्ली सोमैया, उनके जीवन कहानी पर आधारित है। उन्होंने युवाओं को समाज कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए प्रेरित किया था। बाकी नमिता गोखले जानते हो, अंग्रेजी का साहित्य पुरस्कार जीता था इन्होंने अपने नॉवल थिंग टू लिव बिहाइंड के लिए। और दया प्रकाश सिन्हा हिंदी का साहित्य पुरस्कार जीता था अपने नाटक सम्राट अशोक के लिए। और गीता पीरामल बजाज ग्रुप के जो पूर्व चेयरमैन थे राहुल बजाज, उनकी जीवनी लिखी उन्होंने जिसका नाम है राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। तो ये भी ध्यान रखेंगे, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में 21वीं राष्ट्र पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 को किसने जीता? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। खेल गांव उदयपुर में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप को जीत लिया है महाराष्ट्र ने ही। अच्छा, पूजा जातियान का नाम आपको पता है क्या? ये हरियाणा से हैं और पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी ये। और पैरा से आपको याद आएगा टोक्यो पैरालंपिक 2020 जिसका शुभंकर क्या था? सोमाइती। और इसके उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक रहे थे फ्लैग बियरर, वो कौन थे? टेकचंद। और समापन समारोह में अवनी लखेरा। इसका थीम सॉन्ग था कर दे कमाल तू, जिसको गाया था संजीव सिंह ने। हम बात करते हैं इसमें गोल्ड किस किस को मिला। तो 5 जनों को गोल्ड मिला था। एक तो थे भाला फेंक के सुमित अंतिल, बैडमिंटन प्लेयर थे 2 प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, 2 शूटर थे मनीष नरवाल और अवनी लखेरा। मतलब टोटल 5 गोल्ड जीते थे, 8 सिल्वर थे और 6 ब्रोंज थे। और इस तरह से पदक तालिका में बात करोगे तो भारत 24वें स्थान पे रहा था, वो भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा मेदांता गुरुग्राम। तो मेदांता गुरुग्राम को न्यूज़वीक वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल्स 2022 के सर्वेक्षण में लगातार तीसरी बार भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल के रूप में सम्मानित किया गया। मेदांता ये भारत का एकमात्र प्राइवेट हॉस्पिटल है जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की 2022 सर्वश्रेष्ठ सूची के टॉप 150 में शामिल है। अच्छा, एम्स भुवनेश्वर भी आपको याद होगा, तीसरी बार इसने कायाकल्प पुरस्कार जीता था। और AIG हॉस्पिटल्स के जो चेयरमैन हैं कौन? डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। अभी रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार जीता था और ये पुरस्कार जीतने वाले वो पहले भारतीय भी बने थे। उसके अलावा भारत में एंडोस्कोपी को बढ़ावा देने वाले पहले व्यक्तियों में उन्हें भी गिना जाता है। बाकी तो आप मुझे बता दो, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 को किसने जीता था? भानुमति घिवला ने। और 2020 का जीता था SV सरस्वती ने। इंटरनेशनल नर्स डे हम मनाते हैं 12 मई को और नेशनल डॉक्टर डे हम लोग मनाते हैं 1 जुलाई को। तो ये आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो गया 30 मार्च को। तो 30 मार्च को हर साल राजस्थान दिवस या राजस्थान राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1949 में इस दिन
राजपूताना को भारत अधिराज्य में मिला करके राज्य का गठन किया गया था। अब बात राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जिसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। अभी जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला था। और आप जानते हो जयपुर में ही बनेगा विश्व का तीसरा और हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र हैं। अच्छा, कलराज मिश्र ने अभी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। और आपको याद होगा इंडियन एयरफोर्स ने अभी मार्च के महीने में एक्सरसाइज वायु शक्ति किया था राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में। उसके अलावा हमने ओमान के साथ एक एक्सरसाइज किया था फरवरी में, एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज, राजस्थान के जोधपुर में किया था। अभी राजस्थान को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अच्छा, भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ पे शुरू हुआ? जयपुर में। अभी राजस्थान के सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला था। और सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बना था आपका राजस्थान। कौन सी योजना है? चिरंजीवी योजना। उसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य भी आपका बना था राजस्थान। और राजस्थान का भी चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना था राजस्थान का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो आपको मिलेगा बूंदी में। तो इस तरह से देखोगे तो यहाँ पे 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। कौन कौन से? सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स और ये वाला कौन सा? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। यहाँ का राजकीय पशु है चिंकारा या फिर ऊंट। राजकीय पक्षी है गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं। पुष्प है रोहिड़ा का और वृक्ष है खेजड़ी का। तो ये याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसे वन अनुसंधान संस्थान यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का निदेशक किसे बनाया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर रेणु सिंह को। तो अभी डॉक्टर रेणु सिंह को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और इस तरह से वो संस्थान की दूसरी महिला निदेशक बन जाएंगी। अच्छा, फॉरेस्ट की बात है तो आपको याद आएगा फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 आई थी। 3 पॉइंट बताऊंगा, तीनों याद रखना। कि भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में, और सबसे कम है हरियाणा में। उसी तरह से भारत में जो क्षेत्रफल है वन का, उसमें प्रतिशत के हिसाब से परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा मिजोरम में और सबसे कम हरियाणा में। और अगर पूछे जाएगा कि वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे देखने को मिली, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। तो कम से कम ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया वो ध्यान रखना। बाकी एस किशोर ये एसएससी के चेयरमैन बने थे, दिलीप संघानी इफ्को के नए अध्यक्ष बने, और दिनेश प्रसाद सकलानी ये एनसीईआरटी के डायरेक्टर बने थे। और अगर पूछे कि सीबीएसई के चेयरमैन कौन बने, तो आंसर होगा विनीत जोशी। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 18 महिला चैंपियनशिप खिताब 2022 को किसने जीता? तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी भारत का साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 18 वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण का विजेता घोषित किया गया भारत को। और भारत ने किसको हराया? बांग्लादेश को। कहाँ पे हुआ था? झारखंड के जमशेदपुर में। अच्छा, फुटबॉल की बात है तो आपको याद होगा बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर चुना गया था रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को, और बेस्ट वुमेन चुना गया था एलेक्सिया पुटेला को। उसके अलावा 20वें एएफसी वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप 2022 जो कि भारत में हुए थे जनवरी में, उसको जीता था चाइना ने साउथ कोरिया को हरा करके। और 2023 में जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होंगे, कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। अभी सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप हुई थी केरल में, जिसको जीता किसने था? मणिपुर ने। और फुटबॉल का नाम जब भी आता है तो एक बॉडी आपको याद आनी चाहिए, फीफा। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष ज्ञानी इन्फिनिटो। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, मार्च 2022 में शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस का संबंध किससे है? रोजगार और कौशल से। तो अभी दुबई एक्सपो 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, भारत के प्रतिनिधि थे अनुराग ठाकुर, जो कि आप जानते हो कौन है? भारत के खेल मंत्री हैं। और वहाँ पे उन्होंने एक योजना शुरू की जिसका नाम रखा तेजस। यहाँ पे तेजस का मतलब क्या हो गया? ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स, जिसका उद्देश्य क्या है? विदेशों में जॉब कर रहे भारतीयों को वहाँ की मांग के अनुसार उनको ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना। तो याद रहेगा तेजस परियोजना क्या है? तो रोजगार और कौशल के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। कहाँ पर रोजगार? विदेशों में। अच्छा मुझे बताओ, जो लोग अफगानिस्तान में फंस गए थे
तो उनको वापस भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। और आप लोग बताइए, यूक्रेन में जो स्टूडेंट फंस गए थे उनको भारत में वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, मार्च 2022 में किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया? तो आंसर होगा मेघालय। तो संभावित सूची का मतलब ये होता है कि भविष्य में इस सूची में से किसी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाएगा। तो याद रखना, मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची टेंटेटिव लिस्ट में अभी शामिल कर लिया गया है। और वैसे ये जो रूट ब्रिज है, वहाँ की स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं? जिंग केइंग जरी। तो इसमें होता क्या, आप देख रहे होंगे चित्र में, जो पेड़ों की जड़ें होती हैं उनको आपस में मिला करके इसको तैयार किया जाता है, और जैसे जैसे पेड़ों की जड़ें मजबूत होती जाएंगी ये ब्रिज भी मजबूत होता जाएगा। और जिन पेड़ों से इनको बनाया जाता है उसे कहा जाता है फिक्स्ड इलास्टिका। ये भारतीय रबड़ का पेड़ होता है और इसे स्थानीय जयंतिया और खासी लोगों के द्वारा बनाया जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि 500 साल तक खड़े रह सकते हैं। और अभी इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल कर लिया गया है। आपको याद होगा, अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते होंगे तो कुछ समय पहले ये प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि इनको उस सूची में शामिल करने की मांग की गई थी और अभी इनको शामिल कर लिया गया है। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारी कौन सी बनी थी? गुजरात का धोलावीरा, जो कि एक हड़प्पा स्थल है जिसे स्थानीय भाषा में कोटरा दा टिब्बा कहा जाता है। उससे पहले 39 नंबर की बनी थी रामप्पा मंदिर, जो कि है तेलंगाना में। और अभी नवीनतम अमूर्त धरोहर स्थल इंटेंजिबल साइट कौन सी बनी है? दुर्गा पूजा बनी है। और बताओ, भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल कौन सा है? तो आंसर होगा कंचनजंगा नेशनल पार्क, सिक्किम। अब बात मेघालय की है, तो ये रहा मैप में मेघालय। देखो, मेघालय की कैपिटल शिलोंग है और आप जानते हो शिलोंग में किसका हेडक्वार्टर मुख्यालय मिलेगा? असम राइफल्स का। यहाँ के गवर्नर सत्यपाल मलिक है और मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा है। और भारत का नवीनतम राष्ट्र राजनीतिक दल कौन सा है? नेशनल पीपल पार्टी, जिसके प्रमुख यही हैं कॉनराड संगमा। और अगर पूछा जाए कि पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ये कहाँ पे स्थापित किया गया, तो मेघालय इसका आंसर होगा। ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम को डेवलप किया? तो आंसर होगा डीआरडीओ। तो डीआरडीओ ने ही इस कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम को बनाया है। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, कॉर्नर में छुपे हुए दुश्मनों को निशाना बनाने में इसे काम में लिया जाएगा। इस वेपन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आगे वाला जो हिस्सा है वो मूव कर सकता है, और कॉर्नर में देखने के लिए इसमें कैमरा और एक डिस्प्ले भी लगाई गई है। और अभी से जम्मू कश्मीर और सीआरपीएफ में तैनात किया गया है इस वेपन को। डीआरडीओ ने बनाया, तो इसके बारे में जान लो। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और इसका मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, बलस्य मूलम विज्ञानम। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में दास्ता पीड़ितों के स्मरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 मार्च को। तो दास्ता से पीड़ित यानी कि स्लेवरी विक्टिम्स के स्मरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब? हर साल 25 मार्च को। और इस बार इसकी थीम है साहस की कहानी। और अगर डेली आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा, जब भी डे वाला क्वेश्चन आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अब आज महीने का आखिरी दिन है, तो आप कोशिश करिए वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें और मार्च में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हमने पढ़ाए हैं उनको लिखने की, और देखिए आपको कितने डेज याद हैं। अब ये बढ़ेंगे आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने मोदी स्टोरी वेबसाइट को लॉन्च किया? तो आंसर होगा सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने। तो अभी महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर डॉक्टर सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने वेब पोर्टल मोदी स्टोरी का उद्घाटन किया। मोदी स्टोरी वेबसाइट एक स्वयंसेवी संचालित पहल है जिसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित प्रेरक कहानियों को उन लोगों से एक साथ लाना जिन्होंने दशकों से उनके जीवन यात्रा के दौरान उनके साथ बातचीत की है। मतलब इस वेबसाइट पर उन लोगों के द्वारा साझा की गई कई कहानियां हैं जिन्होंने अपने जीवन के किसी बिंदु पर प्रधानमंत्री के साथ सफर किया हो। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे पूछा था ऑस्कर 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा इसका कोडा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है।
और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि मैं डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो पर डे तैयार कर रहा हूं। उस ऑडियो को आप जरूर सुना करें। एक्चुअली में ऑडियो सुनने से होता क्या है, आप जो ये करंट अफेयर्स का वीडियो देख रहे हैं तो उस ऑडियो को सुनने से इसका प्रॉपर रिवीजन हो जाता है, वो भी बिल्कुल कम समय में। तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जब देखेंगे तो ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया गया होगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो खबरी एप्लीकेशन पर आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी, वहां पर फॉलो का ऑप्शन आएगा, जिस पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहे। अब वहां पे डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ जो आपकी वीकली वाली और जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं उसकी रिवीजन ऑडियोज भी मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि जिनको भी बिल्कुल कम समय में इन सभी चीजों का रिवीजन करना है। जैसे कि क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे आप छत पे घूम रहे हो, पार्क वगैरह में घूम रहे हो, या पढ़ाई का मन नहीं है, तो उस ऑडियो को चला के बैठ जाइए, ईयरफोन लगाइए, ऑडियो को चलने दीजिए, जैसे गाने सुनते हो ना, उसी तरह से। गाने सुनने से तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन ऑडियो सुनते रहिए, आपका रिवीजन होता रहेगा। वो क्वेश्चन बार बार आपके मेरी वॉइस की फॉर्म में आपके कानों में पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं तो आपको 1 या 2% ही सही, लेकिन बेनिफिट तो आपको जरूर मिलेगा। कुछ कामकाजी महिलाएं हो गई, वर्किंग वुमेन हो गई, जो पढ़ाई भी कर रही हैं, तो अपना काम करते जाइए, ऑडियो को चला के रख दीजिए। तो कुछ न से तो कुछ बेनिफिट अगर आपको मिले, और वो भी आपकी पढ़ाई के अंदर, तो मेरे ख्याल से वो बुरा नहीं है। और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।